मैड फिजियो में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पल्मोनरी जो COPD है ये हमारे लंग्स से रिलेटेड डिजीज है, ठीक है, जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमारे जो पल्मोनरी रेस्पिरेटरी सिस्टम में लंग्स के एयरवेज होते हैं उसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, कोई रुकावट आ जाएगी, ठीक है, और वो बहुत लंबे टाइम से चल रही है, तो इसको हम COPD बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, किससे रिलेटेड हो गया, तो ये हमारे एयरवेज जो हमारे लंग्स में गैस के लिए एक मीडियम होता है। तो इन एयरवेज में क्रोनिक कोई डिजीज चल रही है, क्रोनिक कोई इन्फेक्शन है, उसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है या कोई प्रॉब्लम आ रही है एयरवेज में, तो क्या होगा, हमारा जो एयर फ्लो है उसमें लिमिटेशन होगा, ठीक है, एयर फ्लो लिमिटेशन। तो मेनली COPD हमारा किससे रिलेटेड हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयर फ्लो लिमिटेशन से। ये ऑब्स्ट्रक्शन आएगा एयरवेज में तो हमारी प्रॉब्लम आएगी एयर फ्लो लिमिटेशन, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि COPD प्रोड्यूस कैसे होता है। तो COPD हमारा किससे रिलेटेड हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम के एयर फ्लो लिमिटेशन से। अब इसमें COPD जो प्रोड्यूस होता है हमारा, तो मेनली जो COPD का प्रोडक्शन किससे होगा, दो चीजें होती हैं, एक होता है क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ओके। अब क्रोनिक ब्रोंकाइटिस क्या है, जो हमारे ब्रोंक्यूल्स होता है, ब्रोंक्यूल्स ब्रांच होती है हमारे एयरवेज के जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, तो उसमें जो ब्रोंक्यूल्स होता है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाती है, ठीक है, ओके। और दूसरा होता रहा एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में मेनली क्या होता है, हमारा इनलार्जमेंट हो जाता है एल्वेओलारी सैक का, जिससे कि उसका जो रिकॉइल मैकेनिज्म होता है ना एल्वेओलाई का, तो वो डैमेज होता है, एल्वेओलारी वॉल डिस्ट्रक्शन हो जाता है, जिससे कि हमारा इनहेलेशन एक्सहेलेशन प्रॉपर होता नहीं है और प्रॉब्लम स्टार्ट होती है, ओके। अब इसमें मेनली COPD में पेशेंट के साथ हम अगर देखेंगे तो दो कंडीशन के साथ आता है, दो कंडीशन होती है इसमें, एक होता है ब्लू ब्लोटर्स और दूसरा होता है हमारा पिंक पफर और ब्लू ब्लोटर्स। अब इसमें हम देखेंगे ये कैसे होता है, ओके। हमने एक चीज देखी कि COPD प्रोड्यूस हो रहा है कोई ऑब्स्ट्रक्शन, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। अब क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन कैसे आएगा, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन आएगा हमारा क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसीमा से। तो अब इसमें दो केस आते हैं पेशेंट के साथ, ब्लू ब्लोटर्स एंड पिंक पफर, ठीक है। ब्लू ब्लोटर मतलब ब्लूइश कलर होगा, पिंक पफर मतलब पिंक टाइप का होगा, वो अब हम समझेंगे कैसे। तो दो कंडीशन आई, तो इसमें सबसे पहले हम समझते हैं ब्लू ब्लोटर वाली, ब्लू ब्लोटर, ओके। अब इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि जैसे नॉर्मल एल्वेओलारी सैक दिखाता हूँ कैसे होता है, जैसे कि हमारा एल्वेओलाई हो गया, ठीक है, समझने की कोशिश करना। ये हमारा नॉर्मल एल्वेओलाई हो गया, यहाँ पर एल्वेओलाई के यहाँ पे हमारा इलास्टिक फाइबर होते हैं जो कि रिकॉइल मैकेनिज्म में हेल्प होते हैं। रिकॉइल मैकेनिज्म कैसे, जैसे हमारा O2 अंदर आ रहा है, CO2 बाहर जा रहा है, ओके, CO2 बाहर गया, O2 बाहर आया, यहाँ पर नॉर्मल हमारा वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो है। अब इसमें क्या होगा, जब गैस अंदर आएगी, इनहेल होगी, तो ये क्या करेगा, एक्सपेंड करेगा, और जैसे ही रिकॉइल मैकेनिज्म होगा तो एक्सपेंड के बाद बाहर हमें CO2 भी निकालनी है, तो रिकॉइल मैकेनिज्म होगा तो एक्सपेंड के बाद ये कॉन्स्ट्रैक्ट होगा और CO2 को बाहर जाएगी। तो ये रिकॉइल इलास्टिक जो यहाँ पर फाइबर होंगे वो हमारे रिकॉइल में हेल्प करते हैं, नॉर्मल हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं
कोई इरिटेंट, हमारा इरिटेंट सब्सटेंस आया बाहर से, इरिटेंट सब्सटेंस कुछ भी हो सकती है, एयर पोल्यूशन से आया या स्मोकिंग, ओके, स्मोकिंग जैसे स्मोकर्स होता है, स्मोकर्स से आया, टम्बाकू स्मोकर्स से निकोटिन, एयर पोल्यूशन से यानी डस्ट, ओके, या एनी इन्फेक्शन जो कॉज करता है पैथोजन वो आया। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये आता है तो हमारा अंदर बॉडी में मैकेनिज्म होता है डिफेंस के लिए, तो डिफेंस के लिए जो मैकेनिज्म होगा वो इसके अगेंस्ट काम आएगा, ठीक है। डिफेंस सिस्टम स्टार्ट होता है तो हमारे लंग्स के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वहां पे क्या होता है, म्यूकस सिक्रेट करने वाले सेल्स होते हैं, उनका नंबर इंक्रीज होगा, ठीक है। जो सेल सिक्रेशन कर रहा है इसका, उनका नंबर इंक्रीज हो जाएगा, वो बढ़ जाएंगे, तो म्यूकस सिक्रेशन बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा वो दिखाता है नॉर्मल। डायग्राम थोड़ा ऐसे ही हो रखा है, ये हमारा एल्वेओलाई हो गया, ठीक है, नॉर्मल जो था। तो इसमें क्या होगा, जब म्यूकस सिक्रेशन बढ़ेगा तो यहाँ पे म्यूकस स्टार्ट हो जाएगा, ये देखिए, अब म्यूकस स्टार्ट होगा, ये देखो यहाँ पे स्पेस छोटा हो जाएगा, नैरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब नैरो, यहाँ पे हमारा इलास्टिक फाइबर है, अब नैरोइंग होगी तो क्या होगी, वीजिंग स्टार्ट होगी ना, जब हम इनहेल एक्सपायर करेंगे तो वीजिंग स्टार्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम हो गया हमारा ब्रोंकियोल्स के, वहां पे जो ट्रैक्ट है यहाँ पे स्पेस कम हो गया, जो नॉर्मल था उसमें क्या हो रहा था, नॉर्मल स्पेस है, रिकॉयल हो रहा है, काम चल रहा है, यहाँ पे स्पेस कम होगा, नैरोइंग हो जाएगी, तो यहाँ पे हमारा वीजिंग स्टार्ट होगी, म्यूकस क्योंकि फॉर्मेशन स्टार्ट हो चुका है। अब म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है तो यहाँ पर क्या सिस्टम स्टार्ट होगा, नैरोइंग के बाद O2, अब नैरोइंग जब क्या बोलते हैं स्पेस कम होगा तो हमारा ब्रीथिंग में भी दिक्कत आएगी, अब ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी तो हमारा O2 लेवल कम जाएगा, ब्रीथिंग में दिक्कत आई तो यहाँ से हमारा जो O2 CO2 वेंटिलेशन परफ्यूजन है वो भी मिसमैच होगा, मतलब O2 का प्रोडक्शन O2 हमारा कम आएगा और CO2 का ज्यादा होगा। अब यहाँ पे देखो O2 की मात्रा कम हो गई, CO2 बढ़ गया तो हमारा यहाँ पे क्या स्टार्ट हो जाएगा, एसिडोसिस स्टार्ट होगा ना, क्योंकि कार्बन की मात्रा ज्यादा बढ़ रही है और O2 लेवल कम हो रहा है। अब O2 लेवल कम हो रहा है तो क्या होगा, हाइपोक्सिया, एल्वियोलर हाइपोक्सिया, समझ में आ रहा है ना। जैसे कि देखो एयर पोल्यूशन यानी रिटेंट सब्सटेंस या इन्फेक्शन पैथोजन आया, अब हमारा बॉडी डिफेंस करेगा, डिफेंस हर ऑर्गन में है, तो लंग्स के वहां पे जो हमारा ट्रैक्ट है वहां पे म्यूकस सेल होते हैं जो कि सिक्रेट करते हैं म्यूकस। अब म्यूकस सिक्रेशन होगा, इन्फेक्शन ज्यादा है, सिक्रेशन होगा तो यहाँ ही तो वो इकट्ठा होगा तो जो यहाँ पर ट्रैक्ट है इसमें नैरोइंग आएगी तो यहाँ पे इनहेलेशन एक्सपायरेशन में दिक्कत आएगी और जिससे कि वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा तो ब्रीथिंग में जो भी मतलब वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, क्योंकि रेस्पिरेशन में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पे ब्रीथिंग में दिक्कत आएगी तो O2 लेवल कम जाएगा, CO2 ज्यादा होगा क्योंकि स्पेस कम है। अब O2 CO2 ज्यादा होगा तो एसिडोसिस होगा, एसिडोसिस के साथ क्या होगा, एल्वियोलर हाइपोक्सिया। अब इन दोनों की वजह से यहाँ पे क्या स्टार्ट होता है, साइनोसिस मतलब हमारा ब्लूइश कलर स्टार्ट आ जाता है बॉडी में, समझ गए। तो यहाँ से हमारा ब्लू ब्लोटर आता है, ब्लू ब्लोटर जो बोलते हैं कैसे आता है, ऐसे आता है। अब ब्लू ब्लोटर किसमें आएगा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, क्यों, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में क्या आएगा, क्योंकि जब हमारा इन्फेक्शन होगा तो इन्फ्लामेशन भी होगी, ठीक है, इन्फ्लामेशन होगी तो म्यूकस प्रोडक्शन भी करेगा, इन्फेक्शन आया, ठीक है, वो क्या करेगा, सबसे पहले म्यूकस प्रोडक्शन, ठीक है। अब म्यूकस प्रोडक्शन हो रहा है तो उसके साथ इन्फेक्शन के साथ इन्फ्लामेशन भी आएगी जहां पे वो हो रहा है, ओके। तो इसमें ब्लू ब्लोटर्स
साइन आता है। ब्लू ब्लोटर कैसे आता है समझ गए, एसिडोसिस एल्वेओलर हाइपोक्सिया होगा तो साइनोसिस स्टार्ट हो जाएगा हमारी बॉडी में। तो हमने देखा था ब्लू ब्लोटर्स किस में आ रहा है, ब्रोंकाइटिस में। तो ब्रोंकाइटिस के हम एक बार वो देख लेते हैं क्या क्या हो सकता है इसमें। नंबर 1 ब्लू ब्लोटर्स, ठीक है, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होगा, म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा होता, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा और के साथ क्रोनिक कफ प्रोड्यूस होगा। ये इंपॉर्टेंट है क्रोनिक कफ। और साथ में वीजिंग साउंड भी आएगा क्योंकि म्यूकस एकदम से फॉर्म हो चुका है और नैरोइंग स्पेस की वजह से वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। और उसके बाद O2 CO2 लेवल कम, O2 लेवल कम, CO2 इंक्रीज, तो एसिडोसिस के साथ एल्वियोलर क्या हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन की कमी। अब इन दोनों की वजह से साइनोसिस आ रहा है जो कि तुम्हें पता, जो कि अभी बताया हमने, साइनोसिस आ रहा है। और उसके बाद क्या बोलते हैं, एल्वियोलर हाइपोक्सिया की वजह से क्या होगा, एल्वियोलर हाइपोक्सिया है तो पल्मोनरी वेसल में क्या आएगा, कंस्ट्रिक्शन आएगा। तो पल्मोनरी वेसल में कंस्ट्रिक्शन आएगा तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। देखो ठीक है, किसकी वजह से, एल्वियोलर हाइपोक्सिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अब पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर स्टार्ट होगा। समझ रहे हो ना, हाइपोक्सिया हो रहा है, हाइपोक्सिया की वजह से पल्मोनरी हाइपरटेंशन स्टार्ट होगा और पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से हमारा कोर पल्मोनल होता है। समझ गए, एल्वियोलर हाइपोक्सिया की वजह से कंस्ट्रिक्शन होगा जिससे कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन बढ़ेगा, जिससे कि राइट साइड हार्ट फेलियर होगा और कोर पल्मोनली होगा। अब इसमें एक कंडीशन और आती है एल्वियोलर हाइपोक्सिया में, ठीक है, एल्वियोलर हाइपोक्सिया में और क्या होता है, जो हमारा पल्मोनरी हाइपरटेंशन है वो तो होगा, पल्मोनरी हाइपरटेंशन होगा, उसके साथ क्या होगा, जो हमारा राइट साइड हार्ट फेलियर है उसकी वजह से क्या बोलते हैं, हमारा जो लेफ्ट साइड कार्डियक आउटपुट है वो भी तो डिक्रीज होगा ना, लेफ्ट साइड कार्डियक आउटपुट डिक्रीज होगा। ओके, अब ये डिक्रीज होगा तो हमारा सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होगा, वो भी डिक्रीज होगा। अब ये डिक्रीज होगा तो हमारा कौन एक्टिवेट होगा, एक्टिवेट होगा हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम, ठीक है, रेनिन एंजियोटेंसिन एक्टिवेट सिस्टम स्टार्ट होगा। अब इसमें क्या होता है, ये स्टार्ट होगा तो ये क्या करेगा, क्यों होगा स्टार्ट, क्योंकि जैसे हमारा सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम होगा तो क्या होता है, हमारा बॉडी इसको स्टार्ट कर देती है कि वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए। अब ये मेंटेन होगा, इसको मेंटेन करने के बाद देखो सोडियम रिटेंशन बढ़ जाएगा, ठीक है, सोडियम रिटेंशन बढ़ जाएगा। अब सोडियम रिटेंशन बढ़ेगा तो क्या होगा, अब पहले से ही फ्लूइड, हमारा जो लंग्स है इसका मेनली मतलब हमारा जो कनेक्शन है वो लंग्स के साथ कैसे है वो समझा रहा हूं मैं, क्योंकि सर्कुलेटरी वॉल्यूम कम हो रहा था, एक्टिवेट हो रहा है एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब इसमें सोडियम रिटेंशन बढ़ेगा, सोडियम रिटेंशन होगा तो लंग्स में पहले से ही हमारा म्यूकस प्रोडक्शन फ्लूइड है तो दोबारा फील्ड होगा, क्या फ्लूइड फील्ड हो जाएगा। समझ रहे हो ना, तो दिक्कत यहाँ भी आएगी जिससे कि पेरिफेरल जो एडिमा होता है, पल्मोनरी एडिमा और पेरिफेरल एडिमा वो भी यहाँ से ही स्टार्ट होता है। रेयर केस इन द और मोर क्रोनिक, समझा। देखो एल्वियोलर हाइपोक्सिया हो रहा है तो पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो रहा है,
कंस्ट्रिक्शन की वजह से, हाइपरटेंशन की वजह से राइट साइड हार्ट फेलियर हो रहा है, कोर पल्मोनरी हो रहा है। अब इसमें क्या होगा, हमारा कार्डियक आउटपुट भी जो लेफ्ट साइड का जा रहा है कम हो जाएगा, जिससे कि सर्कुलेटरी वॉल्यूम नीचे चले जाएगा, लो हो जाएगा। तो अब वॉल्यूम में बॉडी में कम होगा तो हमारा दूसरा मैकेनिज्म स्टार्ट होगा, जो कि हमारा एंजियोटेंसिन सिस्टम, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। अब इसमें ये एक्टिवेट होगा तो ये क्या करता है, सोडियम रिटेंशन को बढ़ा देता है। अब ये बढ़ेगा तो क्या करते हैं, सभी जगह फ्लूइड एक्युमुलेशन, मतलब फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए फ्लूइड फिल्ड होगा। तो लेकिन लंग्स में पहले से म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा है, तो वहां भी फ्लूइड एक्स्ट्रा अमाउंट में एक्युमुलेट होगा, जिससे कि हमारा एडिमा स्टार्ट हो जाता है। तो ये कंडीशन ये भी थी इसमें, ठीक है। तो मेनली हमारा इसमें क्या होता है, वीजिंग, ठीक है, वीजिंग प्रोडक्शन, क्रोनिक कफ, एल्वेलर हाइपोक्सिया, कोर पल्मोनरी, ये सब जो सिम्टम आते हैं ये कैसे आते हैं, ऐसे आते हैं। अब दूसरा जो हमारा पार्ट है इसका एम्फीसेमा, ये तो होगा ब्रोंकाइटिस में। अब एम्फीसेमा क्या है, एम्फीसेमा जो मेनली क्या करता है, मतलब डिस्ट्रक्शन हो जाता है इसमें एल्वेलर वॉल का, डिस्ट्रक्शन, और ये क्या है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स है एम्फीसेमा। ठीक है, इसमें परमानेंट हो जाएगा डिस्ट्रक्शन। अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसे है और पिंक पफर कैसे होता है इसमें, वो भी देखना है हमें। पिंक पफर्स जो होता है वो कैसे होता है, तो सबसे पहले हम इसका एक मैकेनिज्म देखते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स कैसे होगा। ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन, वो छोड़ो पूरी कहानी कि इन्फेक्शन आया ये हुआ, सीधे डायरेक्ट हम बात करते हैं। नॉर्मल डायग्राम तो ऐसे ही नॉर्मल बना रहा हूँ। यहाँ पर हमारा इलास्टिक फाइबर जो कि रिकॉयल सिस्टम में काम है वो करता है। यह हमारा पल्मोनरी वेसल्स, यहाँ पर ट्रांसफर परफ्यूजन होगा। अब इसमें क्या होता है, जब कोई अंदर आया इन्फेक्शन या पैथोजन कुछ भी आया, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, हमारा मैक्रोफेजेस स्टार्ट होगा। ठीक है, अब मैक्रोफेजेस स्टार्ट होगा तो ये दो चीजें यहाँ पर केमिकल्स निकलते हैं, प्रोटीएज एंड साइटोकाइन्स। ये इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा, ट्राई करना प्लीज। और ये हमारा पल्मोनरी वेसल जहाँ पर परफ्यूजन हो रहा है, डिफ्यूजन हो रहा है, ये है। तो इसमें हमारा आरबीसी डब्ल्यूबीसी जो भी है, मतलब मेनली हम मान के चलते हैं न्यूट्रोफिल जो सेल है वो भी है यहाँ पर। ओके, तो अब यहाँ पर मैक्रोफेजेस क्या स्टार्ट करेगा, प्रोटीएज। प्रोटीएज किसके लिए होता है, ये एंजाइम होता है हमारा डिस्ट्रक्शन के लिए। ओके, साइटोकिन्स एक इन्फ्लेमेटरी सिग्नल्स हैं। अब यह क्या करते हैं, यहाँ जाते हैं और न्यूट्रोफिल्स को स्टिमुलेट कर देते हैं। ठीक है, अब न्यूट्रोफिल स्टार्ट करेगा, क्या देता है, इलास्टिज। इलास्टिज एक एंजाइम है, ठीक है, जो कि इलास्टिन फाइबर को खत्म कर देता है। अब इसको देखेंगे हम कैसे, क्योंकि मेनली हमारा जो प्रोटीज है नॉर्मल लंग्स में, ठीक है, और एंटी प्रोटीज मतलब जो उसको मेंटेन करता है, उसको डिफेंस में, इनका एक लेवल बना होता है, मतलब बराबरी का। ठीक है, अगर ये ज्यादा होगा ये इसको कम करेगा, ऐसे करके। तो प्रोटीज क्या कर रहा है, डिस्ट्रक्शन, और इलास्टिज क्या करता है, जो कि न्यूट्रोफिल प्रोड्यूस करेगा जब ये स्टार्ट हो जाए। तो नॉर्मली प्रोटीज और एंटी प्रोटीज बैलेंस रहता है नॉर्मल लंग्स में। तो इसमें क्या होता है, जैसे मैक्रोफेज में प्रोटीज स्टार्ट हुआ, साइटोकिन से, न्यूट्रोफिल्स ने इलास्टिज प्रोड्यूस कर दिया। लेकिन अब एंटी प्रोटीज मतलब जो भी एंटी प्रोटीज सब्सटेंस है वो डिफिशियंसी है, तो क्या करता है, इसको डिफेंस नहीं कर पाएगा, इसको भी इलास्टिन जो कि इसको खत्म करने वाला है। अब ये प्रोड्यूस होता है नॉर्मली डिफेंस में, उसको खत्म करने के लिए। ठीक है, उसको खत्म करने के बाद लेकिन ये क्या करेंगे, इसको भी, जो हमारे एल्वेओलर वॉल है और इलास्टिक फाइबर है, इसको भी खत्म कर देंगे। तो अब इसमें एंटी प्रोटीज जो हमारा मेनली होता है अल्फा एंटी ट्रिप्सिन, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन। ठीक है, तो जो एंटी प्रोटीज होता है वो क्या होता है, अल्फा एंटी ट्रिप्सिन।
जो कि क्या करता है, इसको मेंटेन करता है और इसके अगेंस्ट काम करता है। मतलब इसे हमारे जो इलास्टिक फाइबर है, डिस्ट्रैक्शन एल्वेओलर वॉल है, इसे खत्म नहीं होने देगा। लेकिन इसकी डिफिशियंसी, अगर ये इसकी मात्रा कम है, ये हमारे बॉडी में नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करता है, इसको खत्म कर देगा। तो एम्फीसीमा मेनली ये होता है कि जो एल्वेओलर वॉल डिस्ट्रैक्शन होता है कैसे होता है, प्रोट्यूज स्टार्ट होगा, इलास्टिज न्यूट्रोफिल से स्टिमुलेट होगा, ये दोनों क्या कर देंगे, इलास्टिक फाइबर को भी और जो एल्वेओलर वॉल है इसको डैमेज करेंगे और धीरे धीरे डिस्ट्रैक्शन डिजनरेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब देखो, ये हमारा एल्वेओलर सैक है जिसमें कि ये इलास्टिन फाइबर है और यहाँ पे ये वॉल है। अब जब प्रोटीज और ये सब आए, इन्होंने क्या कर दिया, इसको डैमेज कर दिया, ठीक है, प्रोटीज और ये इलास्टिज आए, इन्होंने इसको क्या कर दिया, डैमेज कर दिया। किसको, हमारे इलास्टिन जो इलास्टिक फाइबर है इसको और वॉल को। अब मेनली जैसे हमने पता था इलास्टिन किस लिए है, यहाँ पे रिकॉइल मैकेनिज्म के लिए। अब रिकॉइल मैकेनिज्म के लिए है तो इसमें क्या होगा, जो इसका इनहेलेशन और एक्सेलेशन वो हो रहा था, उसमें क्या हो रहा था, एल्वेओलर एक्सपेंड हो रही थी और कॉन्स्ट्रैक्ट होके हमारे रेस्पिरेशन में हेल्प कर रही थी। जैसे ही ऑटो इनहेलेशन होगा तो ये क्या होगा, एक्सपेंड होगा बाहर को रिकॉइल सिस्टम की वजह से, और CO2 बाहर जा रहा है तो ये अंदर आएगा और इसको बाहर फेंकेगा, ठीक है। लेकिन अब दिक्कत कहाँ पर आ गई, ये चीज नहीं है यहाँ पे इलास्टिक फाइबर, तो दिक्कत कहाँ पर आ गई, इन्होंने इसको डैमेज कर दिया। अब ये चीज है नहीं तो क्या होगा, रिकॉइल मैकेनिज्म क्या, ऑटो अंदर आया ये पहले एक्सपेंड हो जाएगा, ठीक है। अब लेकिन रिकॉइल नहीं है तो ये बाहर फेंकना मुश्किल हो जाएगा, तो वो ऑटो अंदर आया, CO2 बाहर नहीं जा पा रहा है, ठीक है। अब CO2 एक बार बाहर नहीं जा पा रहा है तो इसमें क्या स्टार्ट हो जाएगा, एयर ट्रैपिंग, एयर ट्रैप स्टार्ट हो जाएगा। तो इनलार्जमेंट यहीं से हो रहा है, ओके। अब एयर ट्रैपिंग स्टार्ट होगा, हवा गैस बाहर जा नहीं पा रही है तो क्या होगा, इनहेलेशन में दिक्कत आएगी। इनहेलेशन में प्रॉब्लम आएगी, इनहेलेशन में प्रॉब्लम आएगी तो ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम आएगी तो हम क्या करेंगे, जल्दी जल्दी रेस्पिरेशन, तो इनहेलेशन और प्रॉब्लम होगी, एयर ट्रैपिंग हो गया तो ये एयर ट्रैपिंग होगी तो इसका इलार्जमेंट होगा, इलार्जमेंट होगा तो इनहेलेशन में दिक्कत आएगी क्योंकि रिकॉइल सिस्टम खत्म हो गया इलास्टिक हमारा, और एल्वेओलर वॉल डिस्ट्रैक्ट हो गई, जिससे कि फिर से वही CO2 लेवल बढ़ जाएगा। और अब CO2 लेवल इसमें मेनली क्या है कि अब इनहेलेशन में दिक्कत है, ठीक है, O2 कम जा रहा है तो हम क्या करेंगे, O2 ज्यादा लेने के लिए जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जिसकी वजह से हमारा पिंक जो रेडनेस आएगा मुंह पे, हमारे गालों में, नाक पे जो भी रेडनेस आएगा, क्योंकि हाफ द टाइम रेडनेस होता है ना, तो वही सिस्टम आएगा और जिससे कि पिंक पफर जो बोला गया है वो स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए एम्फीसीमा में ऐसा होता है। और इसमें एक चीज और आती है, वेरल चेस्ट हो जाता है। अब वेरल चेस्ट कैसे होता है, देखो एयर ट्रैपिंग आ गई, मतलब एक्सपायरेशन नहीं हो रहा है अच्छे से, तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम बढ़ गया, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, जो हमारा इंड एक्सपायरेशन वॉल्यूम है वो बढ़ जाएगा। तो इंड एक्सपायरेशन वॉल्यूम बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे सेफ होता है वो यहाँ पे इस टाइप का हो जाता है, अकॉर्डिंग ऐसे टाइप का, मतलब इस टाइप का हो जाता है, पूरा एक्सपेंड हो जाएगा ना, पूरा एल्वेओलर साइज बढ़ेगा, यहाँ पे एक्सपायरेशन वॉल्यूम बढ़ गया, ठीक है। अगर नॉर्मल ऐसा मान के चलो तो ये कैसा होगा, एक्सपायरेशन बढ़ गया वॉल्यूम, तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हमने देखा, दोनों चीज देख ली हमने, ब्रोंकाइटिस और प्लस में एम्फीसीमा, जो हमारा क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहे हैं
COPD को। ओके, अब नॉर्मली अगर हम इसमें अब सिम्टम्स और साइन और सिम्टम्स की बात करें तो मेनली क्या निकला, पहले में हमने क्या देखा कि सबसे पहले डिस्पीनिया मतलब ब्रीथिंग में प्रॉब्लम। ओके, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम क्या, ऑब्स्ट्रक्शन होगा म्यूकस की वजह से, एल्वेओलार वॉल डिस्ट्रक्शन की वजह से, और नंबर 2 और कफ, म्यूकस प्रोडक्शन की वजह से कफ प्रोडक्शन होगा, और हमारा स्पूटम, ठीक है, वीजिंग साउंड, हेरोइन की वजह से वीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा, और क्या बोलते हैं चेस्ट टाइटनेस, ठीक है। तो नॉर्मल हमारा इनकी वजह से ये प्रॉब्लम होगी। अब तो इसमें जो मेनली रिस्क फैक्टर है वो हमारा स्मोकिंग। अगर हम रेगुलरली ग्रेजुअली स्मोकर्स हैं तो उसमें होगा एयर पोल्यूशन। ओके, ऑक्यूपेशनल पॉल्यूशन, ऑक्यूपेशनल मतलब इंडस्ट्री, कंपनी, डस्ट टाइप उसमें जॉब करते हैं। डेफिशिएंसी ऑफ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन में, क्योंकि जो कि क्या करता है प्रोटीएज को मेंटेन करता है। रिकरेंट इन्फेक्शन होगा तो म्यूकस प्रोडक्शन ज्यादा लेवल में होगा तो ऑब्स्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। तो ये सब चीजें इसके COPD के रिस्क फैक्टर हैं। अब इन्वेस्टिगेशन की बात करें तो हम इसमें ब्लड गैसेस टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है, और ब्लड टेस्ट। ओके, ब्लड गैसेस मतलब O2 लेवल कैसा है। ओके, एक्सरे जिसमें कि हमारा फ्लैट डायफ्राम दिखेगा, स्पुटम कल्चर, और स्पायरोमेट्री एक और आता है स्पायरोमेट्री टेस्ट होता है जिसमें कि हम हमारा लंग फंक्शन चेक करते हैं कि फंक्शन नॉर्मली चल रहा है नहीं चल रहा है, और ECG भी चेक कर सकते हैं क्योंकि हार्ट पर दिक्कत आएगी तो ECG हार्ट फंक्शन हो रहा है अच्छे से नहीं हो रहा है, तो ये सब चीजें इसमें डेफिनेशन क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन होगी। और बात करें ट्रीटमेंट में तो ट्रीटमेंट में हम इसमें ब्रोंकोडायलेटर स्टेरॉइड यूज करते हैं। ब्रोंकोडायलेटर हमारा जो डायलेशन करेंगे ट्रैक्ट को, जिससे कि हमारा म्यूकस सिक्रेशन भी हो और साथ में रेस्पिरेटरी सिस्टम रेस्पिरेशन में हेल्प हो। और स्टेरॉइड हमारा यूज करते हैं इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करने के लिए। और फिजियोथेरेपी में हम इसमें ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवा सकते हैं जिससे कि सिक्रेशन हो बाहर, ये नॉर्मली होता है। अब एक बार हम रॉ डायग्राम के थ्रू देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहले देखो जो इसमें इरिटेंट सब्सटेंस है, एयर पोल्यूशन, टम्बाको, स्मोक, ये सब जो रिस्क फैक्टर है इनकी वजह से कैसे होगा। कॉन्टिन्यूअल अगर ये चीजें हो रही है तो कॉन्टिन्यूअल ब्रोंकियल इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, जिससे कि क्रोनिक ब्रोंकाइटिस प्रोड्यूस होगा, जिसमें कि हमारा हाइपर सिक्रेशन ऑफ म्यूकस जो हमने देखा था, ब्रोंकियल एडिमा हो जाएगा। कैसे होगा, डिटेंशन की वजह से क्रोनिक कफ होगा, म्यूकस की वजह से ब्रोंकोस्पर्ज्मा हो जाएगा जिसमें कि ब्लू ब्लोटर्स हो रहा था। और अगर हम दूसरी बात करें तो ब्रेकडाउन ऑफ इलास्टिन इन कनेक्टिव टिश्यू ऑफ लंग्स, जो कि र्यूगल मैकेनिज्म को एक्टिवेट करता है, वो इलास्टिन फाइबर नष्ट हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन होगा। और किसकी वजह से, मेनली अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन की डिफिशियंसी की वजह से, जिसको कि हम क्या बोलते हैं एम्फीसीमा बोलते हैं। तो डिस्ट्रक्शन होगा एल्वियोलर सेप्टा का, एल्वियोलर तो एयरवे इन स्टेबिलिटी हो जाएगी जो कि हमारा ट्रैक्ट है उसमें, जिसकी वजह से क्या होगा, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाएगा, एयर ट्रैपिंग इनलार्जमेंट होगा जिसकी वजह से डिस्पिनिया हो जाएगा, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम एंड फ्रीक्वेंट इन्फेक्शन। तो इनकी वजह से क्या होता है फिर, अबनॉर्मल वेंटिलेशन परफ्यूजन, जो हमारा नॉर्मल वेंटिलेशन है वो नहीं होगा, अब नॉर्मल हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत होगी। हाइपोक्सीमिया ऑक्सीजन लेवल की कमी, कोर पल्मोनरी मतलब राइट साइड हार्ट फेलियर स्टार्ट हो जाएगा। ओके, तो अब थोड़ा बहुत समझ में आ चुका होगा, आई थिंक मैंने फुल परसेंट ट्राई किया है। ओके, अगर आपको समझना है कोई कहीं पर दिक्कत होती है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करूंगा सही करने की। ओके, थैंक यू। प्लीज कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू जरूर दें।